इस वीडियो लेक्चर में हम आर्थिक विश्लेषण के रूप अर्थात फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस की चर्चा करेंगे। आजकल आर्थिक सिद्धांतों को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस और समष्टि आर्थिक सिद्धांत मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले रैगनर फ्रिश ने 1933 में किया था। रैगनर फ्रिश और जॉन टिनवर्जन को 1969 का नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था। व्यष्टि आर्थिक सिद्धांतों का जन्मदाता हम एडम स्मिथ को मानते हैं, जिन्होंने स्वहित पर आधारित व्यष्टि आर्थिक सिद्धांतों की व्याख्या की थी। एडम स्मिथ के बाद रिकार्डो, मिल, मार्शल, पीगू इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने व्यष्टि आर्थिक सिद्धांतों का विकास किया था। मार्शल का सीमांत विश्लेषण मार्जिनल एनालिसिस के माध्यम से मार्शल ने व्यष्टि आर्थिक सिद्धांतों का विकास किया था। जहाँ तक समष्टि अर्थशास्त्र की बात है तो माल्थस, सिस्मंडी, मार्क्स इत्यादि ने स्वहित पर आधारित आर्थिक सिद्धांतों की आलोचना की थी। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत और अति उत्पादन सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। हालांकि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र का इन शब्दों का प्रयोग भले ही नहीं किया गया हो। 1930 की महामंदी के समय जब 1936 में कीन्स की पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित हुई, तो उस समय से सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रारंभ हुआ। कीन्स के पश्चात वालरस, विक्सेल और शुम्पीटर इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने जो समष्टि आर्थिक सिद्धांत हैं उनके विकास में अपना योगदान दिया। कीन्स के पश्चात उनके अनुयायियों ने और उसके पश्चात मुद्रावादी अर्थशास्त्रियों ने, सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट ने, नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जो समष्टि आर्थिक सिद्धांतों के विकास में अपना योगदान दिया है। देखा जाए तो पिछले 70-80 वर्षों में समष्टि आर्थिक विचारधारा का बहुत अधिक विस्तार और विकास हुआ है और आजकल समष्टि आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग सरकार की आर्थिक नीति निर्धारण में किया जाने लगा है। यदि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था की वैयक्तिक आर्थिक इकाइयों का, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों में हम एक परिवार का, एक उपभोक्ता का, एक फर्म का, एक वस्तु की कीमत निर्धारण का, साधन कीमत निर्धारण का हम अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम प्रायः कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम साधनों के दिए हुई स्थिति के आधार पर उनका विभिन्न उपयोगों में आवंटन, यानी हम रिसोर्स एलोकेशन की बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम जनरली सापेक्ष कीमतों के निर्धारण की बात करते हैं। जहाँ तक व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, हम उसे 3 बड़े भागों में बांट सकते हैं। वस्तु कीमत निर्धारण, दूसरा साधन कीमत निर्धारण और तीसरा कल्याणकारी अर्थशास्त्र। वस्तु कीमत निर्धारण में हम उपभोक्ता के व्यवहार, उत्पादक के व्यवहार और बाजारों का अध्ययन करते हैं। हम वस्तु की कीमत निर्धारण का अध्ययन करते हैं। साधन कीमत निर्धारण के अंतर्गत हम लाभ, लगान, ब्याज, मजदूरी इनके निर्धारण की चर्चा
करते हैं। और कल्याणकारी अर्थशास्त्र में हम उत्पादन और वितरण की कुशलताओं और अकुशलताओं का अध्ययन करते हैं। यदि उत्पादन और वितरण कुशल होगा, एफिशिएंट होगा, तो देश के या अर्थव्यवस्था के कल्याण में वृद्धि हो सकती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है, ये जानना इसके बारे में ज़रूरी है कि इसमें हम कुल उत्पादन को स्थिर मानकर ये देखते हैं कि कीमतों में परिवर्तन होने पर उत्पादन की संरचना में क्या परिवर्तन आता है, यानी हम इसमें कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्शन का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार हम इसमें दी हुई आय के माध्यम से, जैसे उपभोक्ता हैं वो अपने जो सेटिस्फैक्शन है उसको कैसे मैक्सिमम करते हैं, उत्पादक अपनी लागतों से कैसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त करते हैं, हम इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम सामान्य कीमत स्तर को स्थिर मानकर सापेक्ष कीमत स्तर निर्धारण का अध्ययन करते हैं कि X वस्तु की कीमत Y की तुलना में ज़्यादा क्यों है, X की कीमत क्या है, Y वस्तु की कीमत क्या है। इसके अलावा हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी उपभोक्ता या उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन इस मान्यता के आधार पर करते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ता विवेकशील है। यानी उत्पादक विवेकशील है, जिसका मतलब क्या है कि उत्पादक अपनी लागत को न्यूनतम करना चाहता है और दी हुई लागत से अधिकतम उत्पादन करना चाहता है। अधिकतम उत्पादन करने के लिए और लागत को न्यूनतम करने के लिए वो साधनों का परस्पर प्रतिस्थापन भी करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम जो एग्रीगेट्स हैं, योग हैं, उनका भी अध्ययन करते हैं, पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो योग हैं, जो समूह हैं, वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं होते। जैसे हम किसी एक वस्तु की कुल मांग की बात करते हैं तो वह उस वस्तु के सभी उपभोक्ताओं की मांग होगी, ना कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सभी वस्तुओं की मांग। तो हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो उपयोग है, महत्व है, वो बहुत अधिक है। अर्थशास्त्र के जो अधिकांश जो सिद्धांत हैं वो व्यष्टि आर्थिक सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में ही हैं, व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत ही हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था की 3 महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए, उत्पादन का संगठन कैसे हो, यानी उत्पादन की तकनीक क्या हो, उत्पादन कैसे किया जाए, और उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को विभिन्न व्यक्तियों के बीच में किस प्रकार वितरित किया जाए, समाज में आय का वितरण क्या हो। हालांकि वितरण का जो विषय है वो समष्टि अर्थशास्त्र का भी विषय है, लेकिन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो लगान, लाभ, मजदूरी के रूप में जो आय है उनका वितरण समाज के व्यक्तियों के बीच में देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी करते हैं और ये समस्याएं किसी विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट उद्योग की हो सकती हैं। जैसे हम कहें कि जो सरकार है वो चीनी उद्योग के संबंध में कोई नीति बनाना चाहती है, तो हम चीनी उद्योग के बारे में जो हम विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में जो हम नीति निर्माण करेंगे, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग हम
जो अर्थशास्त्र की अप्लाइड इकोनॉमिक्स है हम उसमें भी करते हैं। जैसे सरकार जो कर लगाती है, जो कि पब्लिक इकोनॉमिक्स का फील्ड है, कर लगाने पर हम ये देखेंगे कि सरकार के कर लगाने का प्रभाव क्या होगा। तो उसमें हम व्यष्टि आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जैसे हम सरकार ने अवमूल्यन का निर्णय लिया, तो अवमूल्यन कितना इफ़ेक्टिव होगा, प्रभावकारी होगा, तो उस समय हम आयात और निर्यात की मांग की लोचों को ध्यान में रखते हैं और जो मांग की लोच है उसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो व्यष्टि आर्थिक सिद्धांतों के माध्यम से हम व्यवहारिक अर्थशास्त्र की बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने में उनका हम प्रयोग करते हैं। व्यष्टि आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग व्यावसायिक उपक्रमों में भी किया जाता है। जो व्यवसायी हैं वो मांग, किसी वस्तु की मांग और उसकी लागत विश्लेषण के माध्यम से भविष्य में मांग के बारे में अनुमान लगाते हैं और अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन करते समय उसकी कुछ सीमाओं को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम प्रायः पूर्ण रोजगार की मान्यता लेकर चलते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि जो आर्थिक इकाइयाँ हैं उनको बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण प्रतियोगिता है। तो ये कुछ अवास्तविक मान्यताएं हम लेकर चलते हैं जो कि सामान्यतः वास्तविक जगत में नहीं पाई जाती। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में विचार नहीं करता और संपूर्ण अर्थव्यवस्था केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही योग नहीं होती। अर्थव्यवस्था की अपनी विशेषताएं हैं जो कि व्यक्तिगत इकाइयों में नहीं पाई जाती, या व्यक्तिगत इकाइयों की जो विशेषताएं हैं वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर उसी प्रकार से लागू नहीं की जा सकती। और कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिनका हम अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय के निर्धारण की समस्या, रोजगार की समस्या, कीमत स्तर के निर्धारण की समस्या, सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण की समस्या, मुद्रास्फीति, मंदी, व्यापार चक्रों से संबंधित समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित समस्याएं। तो इन सब समस्याओं की निराकरण के लिए या उनके समाधान के लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र के उपकरणों का, टूल्स का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो निष्कर्ष हैं उनको हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर भी लागू नहीं कर सकते। जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति के लिए बचत करना अच्छाई है, लेकिन अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्ति बचत करने लग जाएं तो अर्थव्यवस्था में मांग कम हो जाएगी और आगे चल के राष्ट्रीय आय भी कम हो जाएगी। तो इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सिस के नाम से, समष्टिगत विरोधाभास के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब कारणों से हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ साथ समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन भी करते हैं। जहाँ तक समष्टि अर्थशास्त्र की बात है, समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें हम समग्र इकाइयों के समग्र व्यवहार का अध्ययन करते हैं, या हम अर्थव्यवस्था से संबंधित योगों या समूहों जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, रोजगार, कुल बचत, कुल निवेश, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, इन सभी समस्याओं का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं।
समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किए जाने के कारण इसे हम एग्रीगेट इकोनॉमिक्स या समग्र अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। जहाँ तक समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र की बात है तो उसमें हम राष्ट्रीय आय और उत्पादन और रोजगार के निर्धारण की बात करते हैं। उसमें हम सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण की बात करते हैं। उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित समस्याओं के बारे में बात करते हैं। हम उसमें मुद्रास्फीति, तेजी मंदी की, व्यापार चक्र का अध्ययन करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है, जो विषय सामग्री है, वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आजकल समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग और महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आज का युग कल्याणकारी युग है और इसमें सरकार आर्थिक नीति के निर्धारण में समष्टि आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग करती है। कहने का मतलब ये है कि सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन करती है जिससे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हो, देश में बचत और विनियोग में वृद्धि हो, कीमत में स्थिरता बनी रहे। इसलिए इनसे संबंधित जो आंकड़े हैं वो एकत्रित किए जाते हैं और आवश्यक नीतियां भी लागू की जाती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जरूरी है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम जब देखते हैं कि एक वस्तु की जो मांग है उसके आधार पर उसकी कीमत निर्धारित होती है। ऐसा इसके साथ साथ जो किसी वस्तु की कीमत है वो इस बात पर भी, जो मांग है वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि अर्थव्यवस्था में लोगों की क्रय शक्ति क्या है। किसी फर्म के द्वारा दी जाने वाली मजदूरी इस बात पर भी निर्भर करेगी कि अर्थव्यवस्था में जो अन्य उद्योग कितनी मजदूरी दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो साधन कीमत निर्धारण या वस्तु कीमत निर्धारण है वो जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो परिवेश है, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक क्रियाएं हैं या उनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उस पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा जो विभिन्न आर्थिक समस्याएं हैं उनके समाधान में हम समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग करते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित समस्याएं, सरकार की कर, आय, व्यय नीति से संबंधित समस्याएं, मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित समस्याएं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आय, रोजगार के निर्धारण की समस्याएं, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र के विषय के अंतर्गत आती हैं। तो वर्तमान में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बहुत बढ़ गया है। सरकार मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पर अपना ध्यान रखती है ताकि अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा में ले जाया जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों आर्थिक विश्लेषण के दो मार्ग हैं। एक में हम वैयक्तिक आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो दूसरी में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र को हम समग्र अर्थशास्त्र या आय एवं रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो निर्धारक तत्व है वो कीमत है। यानी कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता और उत्पादक के आर्थिक व्यवहार पर कीमत का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उनके उत्पत्ति, उपभोग, बचत आदि के जो निर्णय हैं वो कीमत से प्रभावित होते हैं। लेकिन जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें मूलभूत निर्धारक तत्व उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों की आमदनी है तथा आय ही मुद्रा की मांग, श्रम की मांग इत्यादि को प्रभावित करती है।
तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं को व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से और व्यष्टि अर्थशास्त्र के सीमाओं को समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से दूर किया जाता है। अर्थशास्त्रियों के लिए दोनों शाखाओं का अध्ययन जरूरी है, दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। यदि हम एक क्षेत्र में शिक्षित होते हैं, दूसरे के बारे में हम नहीं जानते, तो हमारा ज्ञान अधूरा है। देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में जो समष्टि मूलक समस्याएं हैं उनका निराकरण हम समष्टि मूलक उपकरणों के माध्यम से करते हैं, और जो वैयक्तिक आर्थिक इकाइयों से संबंधित समस्याएं हैं उनका निराकरण हम व्यष्टि मूलक उपकरणों से करते हैं। दोनों विश्लेषण की शाखाएं महत्वपूर्ण हैं और दोनों का अध्ययन किया जाना चाहिए। धन्यवाद।